प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे एससीक्यूज़ भी आते हैं। ठीक है, ग्लूकोमा मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ ऑप्टिक न्यूरोपैथी ड्यू टू राइज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर। जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर राइज करता है तो रेटिना के जहाँ से वो ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है वहाँ पे वो उसको डैमेज करता है। ठीक है, अब ग्लूकोमा के जब भी सिनेरियो आएगा उसके अंदर ये कुछ आपको पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं? या तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर राइज आपको मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली 16 to 21 मिलीमीटर मरकरी होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो प्रेशर है वो 21 मिलीमीटर मरकरी से हाई होता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि कपिंग होती है। अब ये कपिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था जब ऑप्टिक डिस्क के बारे में बताया कि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ये रेटिना में ये वो जगह है ऑप्टिक डिस्क वाली जहाँ से ऑप्टिक नर्व रेटिनल ब्लड वेसल्स निकलती हैं। ठीक है, अब ये एक हमारे पास कप होता है, नॉर्मली दिस इज़ द नॉर्मल कप। ठीक है, और ये हमारे पास न्यूरो रेटिनल रिम होती है और ये बाहर उसके मार्जिन्स होते हैं। ठीक है, ये पूरी जो ऑप्टिक डिस्क हम कहते हैं ना रेटिना के ऊपर, ये ऑप्टिक डिस्क नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोमा में क्या होता है कि ये जो कप है इसका डायमीटर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कप है ग्लूकोमा में इतना बड़ा हो जाएगा, जबकि ये जो रिम है ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इस रिम के अंदर न्यूरल फाइबर्स होते हैं, नर्व्स यहाँ पे होती हैं, इस रिम के अंदर नर्व्स होती हैं और ये कप है जहाँ से ब्लड वेसल्स वगैरह पास करती हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस क्या आएंगे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये कप इनलार्ज हो जाता है, कप टू डिस्क रेशो जो है वो नॉर्मली जो है वो कप टू डिस्क रेशो इज़ 0.3, लेकिन ग्लूकोमा में कप टू डिस्क रेशो इज़ 0.7, क्योंकि आप देखो जब भी नोमिनेटर में कोई चीज़ बड़ी होती है तो वो जो रेशो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे नोमिनेटर में कप छोटा था तो रेशो छोटी थी, यहाँ पे कप का साइज़ बड़ा हो गया तो नोमिनेटर क्योंकि बड़ा हो गया इसीलिए रेशो भी बढ़ गई है। फिर इसके अलावा विजुअल फील्ड में चेंजेस आती हैं। ठीक है, इसके अलावा एंगल इसमें नॉर्मल होते हैं, क्योंकि हम ओपन एंगल पढ़ रहे हैं तो एंगल के वही सारे स्ट्रक्चर्स के सबसे नीचे सीलरी बॉडी, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ थी, मैशवर्क, उसके बाद हमारे पास ये स्क्लेरल स्पर थी, सॉरी, और ये हमारे पास मैशवर्क, उसके बाद और उसके बाद थर्ड लेयर हमारे पास ऊपर जो फोर्थ वन इज़ द शोबैक्स लाइन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और लास्ट में हमें सिर्फ ये एक चीज़ नज़र आती है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेड 4, ये 3, ये 2, ये 1। आपने इसको इसी तरह से याद करना है ताकि ये इजीली याद रह सके। ये जहाँ पे भी इसके ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इस तरीके से आप याद करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, STSC निमोनिक। ठीक है, इसका मतलब कि जब गोनियोस्कोपी पे देखते हो तो एंगल अपीयर्स नॉर्मल। अब ये जो तीन चीज़ें हैं देखो, इंट्राओक्यूलर प्रेशर हम टोनोमीट्री से मेजर करते हैं, ऑप्टिक डिस्क हम फंडोस्कोप से देखते हैं या ऑफ्थेल्मोस्कोप से, विजुअल फील्ड हम पैरामीट्री के थ्रू देखते हैं और एंगल जो है वो हम गोनियोस्कोपी के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दूसरा जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है ये बोथ जेंडर्स में होता है और यूजुअली 40s के अंदर प्रेजेंट करता है, मींस के ये ओल्ड एज भी इतनी नहीं है और एडल्ट्स के अंदर ये ज़्यादातर प्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक और इसके सिनेरियो में पॉइंट अक्सर आ जाता है कि जो मायोपिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है एंड इट हैज़ आल्सो हेरिडिटरी टेंडेंसी। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास क्या होती है, हेरिडिटरी टेंडेंसी होती है और ये 40s के अंदर प्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा ये इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पेशेंट्स यूजुअली दे आर मायोपिक्स। ठीक है, तो मायोप्स के अंदर विच आर नियर साइडेड पर्सनस, जिन्हें करीब का नज़र आता है दूर का नज़र नहीं आता, उन पर्सनस के अंदर अगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी नज़र कमज़ोर होती जा रही है तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। और ये हमें कंफर्म जो है वो ये 3 चेंजेस हैं, ये ट्राइएड है जहाँ से हम लोग को कंफर्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ रेटिनल डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर भी स्टीरॉयड रिस्पॉन्डर्स या ओल्ड एज या रेस, एक ख़ास रेस के अंदर ये हो सकता है और ये भी एक यूक्यू है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है इसके रिस्क फैक्टर्स। ठीक है,
अब इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसके अंदर मेनली आउटफ्लो में प्रॉब्लम होती है, ड्रेनेज पाथवे में प्रॉब्लम होती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये सीलरी बॉडी है, ये लेंस है, तो इनके दरमियान एक स्पेस होती है, वहाँ से एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर से इंटीरियर चैम्बर में आता है। आने के बाद वो यहाँ पे ड्रेन करता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये ट्रेबेकुलर मैशवर्क है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेबेकुलर मैशवर्क है। तो अब ट्रेबेकुलर मैशवर्क के अंदर उसने जाके ड्रेन करना है, लेकिन इसमें क्या होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में, इस मैशवर्क के अंदर सेल्स होते हैं कुछ, ये वो सेल्स लॉस हो जाते हैं, जिन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेबेक्युलोसाइट्स या गोनियोसाइट्स। ये सेल्स लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मैशवर्क से ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं हो पाता एंड इट लीड्स टू प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। कि एंगल के स्ट्रक्चर्स सारे के सारे पूरे हैं, बाकी हर चीज़ पूरी है, तो मसला कहाँ पे आ रहा है, मसला उस एंगल में जो मैशवर्क है उसकी ड्रेनेज में मसला आ रहा है, ठीक है। अब ये पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, इन पेशेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता नज़र कमज़ोर हो जाती है, कोई दर्द भी नहीं होता, तो इट इज़ ए पेनलेस विजन लॉस। और इनके अंदर क्या होता है, इसके अलावा मेन आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि इनके अंदर पेनलेस विजन लॉस होती है, ठीक है। बाकी चीज़ें इनके अंदर ज़्यादा एज सच नहीं आती सिनेरियो के अंदर, अगर वो पेनलेस विजन लॉस के साथ यूजुअली इन चीज़ों की हिस्ट्री देते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। अब देखो साइंस इसके याद करने वाले हैं। इनके अंदर क्या है कि एक तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज होता है, ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस होती हैं, फील्ड में चेंजेस होती हैं, और इसके अलावा इनके अंदर डायगोनल वेरिएशंस, मैंने आपको पहले बताया कि 4 मिलीमीटर मर्करी की डायगोनल वेरिएशन होती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा डायगोनल वेरिएशन हो, 5 मिलीमीटर मर्करी इज़ सस्पिशियस, और 8 मिलीमीटर मर्करीज डायग्नोस्टिक के ग्लूकोमा होगा, ठीक है। इसमें 5 मिलीमीटर मर्करी की फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग में अगर हमारे पास 19 मिलीमीटर मर्करी आया है, और इस जो नाइट है उसके अंदर हमारे पास 24 मिलीमीटर मर्करी अगर आ जाता है, ठीक है, तो अब मॉर्निंग इवनिंग में जो हमारे पास एक डिफरेंस है वो 5 मिलीमीटर मर्करी का आएगा। तो नॉर्मल जो होता है वो 4 होता है, तो 5 मिलीमीटर मर्करी का डिफरेंस इन आईयूपी ये सजेस्ट करता है कि इट इज़ ग्लूकोमा, ठीक है। अब डायग्नोस करने के लिए ये एक ट्राइएड है, ट्राइएड, ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइएड क्या है, तो यहाँ पे सॉरी इन्होंने स्पेलिंग गलत लिखे है, ये ट्राइएड है, ठीक है। एक तो प्रेशर बढ़ा हुआ होना चाहिए, कपिंग होनी चाहिए, और रियल फील्ड डिफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके ट्रीटमेंट मेडिकल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अगर ना हुआ तो फिर हम लेज़र स्टार्ट करते हैं, और लेज़र के बाद हम सर्जिकल, ठीक है। तो मेडिकल में सबसे पहले ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करते हैं, ये आउटफ्लो को बढ़ाते हैं। आउटफ्लो मींस कि एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ाएंगे, उसके ड्रेनेज को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। इनमें आते हैं हमारे पास लेटेनोप्रोस्ट और ट्रेवोप्रोस्ट। जो प्रोस्ट वाले हैं वो हमारे पास क्या है, वो ग्लूकोम, ये इसमें हम यूज़ करते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर। इसके अलावा जो है वो ब्रीमेटोप्रोस्ट भी है, ठीक है, बिमेटोप्रोस्ट भी हम लोग देते हैं। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये दिन में एक दफ़ा देने हैं, ठीक है, वंस ए डे, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी याद करने कि अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से कंजक्टाइवल हाइपरईमिया हो सकता है, आई लैशेस काफ़ी लंबी हो सकती हैं, आइरिस हाइपर पिगमेंटेशन और मैकुलर एडीमा हो सकता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो इसमें कुछ कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं, कुछ नॉन सेलेक्टिव होते हैं, और ये क्या करती हैं, ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करते हैं, ठीक है। बेड टाइम हमने इनको यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है बीटा ब्लॉकर्स हार्ट की एक्टिविटी को कम करके ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, और अगर रात के टाइम देंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है ड्यूरिंग स्लीप, इसलिए आपने नाइट टाइम बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करना है। तो ये हमारे पास ड्रेनेज को इम्प्रूव करते थे, और ये हमारे पास एक्वस प्रोडक्शन को कम करते हैं, ठीक है। कार्डियो सेलेक्टिव आप देख लो, बेटॉक्सालोल और कार्डियोलॉल दोनों कार्डियो सेलेक्टिव है, और ये दोनों नॉन कार्डियो सेलेक्टिव है, ठीक है। ये बीटा ब्लॉकर्स हमने 2 दफ़ा देने। बीटा जो है वो मीन्स के 2 को शो करता है ना,
ठीक है। तो ये हमने 2 टाइम्स देने, इस तरह से आप इसको याद रखो। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है, सबसे पहले देते हैं तो दिन में 1 दफ़ा देंगे। और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो दिन में 2 दफ़ा देते हैं। ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हार्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं और इसके अलावा ये ब्रोंकोस्पैज़ कॉज करते हैं। इसीलिए देखो ना, बीटा ब्लॉकर्स जो है ना, ये जो ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल्स हैं, मसल्स हैं, उनको ब्लॉक करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि स्पैज़ कॉज होता है। तो एस्थमा को ये एग्जेजरेट करते हैं, एस्थमा के इफ़ेक्ट को बढ़ा देते हैं, एग्रीवेट कर देते हैं, ठीक है। अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट जो है वो ड्रग ऑफ सेकेंड चॉइस, तो फर्स्ट वर द प्रोस्टाग्लैंडिन, सेकेंड इज़ द अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। इनमें हमारे पास ब्रेमोनिडीन और एप्राक्लोनिडीन, ठीक है। ये आप ये सेकेंड नाम याद रख लोगे ना, क्लोनिडीन, सॉरी ये नडीन, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेमोनिडीन और एप्राक्लोनिडीन, ठीक है, ये भी दिन में 2 दफ़ा देने, ठीक है। और ये प्रोडक्शन को कम करते हैं और ड्रेनेज को भी बढ़ाते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा ये ड्रेनेज बढ़ाते हैं और ये प्रोडक्शन कम करते हैं, ठीक है। और जो ये है, ये अल्फ़ा 2, इनके 2 काम हैं। 2 मीन्स कि इनके ये बायो फंक्शनल है, ये प्रोडक्शन भी कम करती है और ड्रेनेज को भी बढ़ाती है, ठीक है। फिर आती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ये आते हैं हमारे पास डोरज़ोलामाइड, और ये हमने दिन में 2 से 3 बार देने, ठीक है। अब 2 दफ़ा याद रख लो, 2 दफ़ा देने हैं। तो ये जितने भी हम लोग अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट या बीटा ब्लॉकर्स या ये हम लोग पढ़ें कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये 2 दफ़ा देने हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 था, और इसमें ये भी हम लोग याद रख लो कि ये भी 2 टाइम्स देने, ठीक है। ये हमारे पास सिक्रीशन को कम करते हैं, बिल्कुल बीटा ब्लॉकर्स जिस तरह सिक्रीशन को कम करते हैं, ये भी उसी तरह सिक्रीशन को कम करते हैं। और जो मायोटिक्स हैं, ये ड्रेनेज को बढ़ाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रेनेज बढ़ाते हैं और मायोटिक्स ड्रेनेज बढ़ाते हैं, ठीक है। और मायोटिक्स आपने सिर्फ याद रखना है कि दिन में 4 दफ़ा देने हैं। बाकी जितने हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन आपको मैंने बता दिया कि वो ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है, इसलिए 1 टाइम देने हैं। बाकी जितने आपने पढ़े वो दिन में 2 टाइम्स देने हैं, और जो मायोटिक्स हैं वो दिन में 4 टाइम्स देने हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ड्रेनेज को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर आती है एड्रीनर्जिक ड्रग। एड्रीनर्जिक ड्रग्स के भी 2 काम हैं, ये आउटफ्लो को भी बढ़ाते हैं और प्रोडक्शन को भी कम करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है। और जहाँ बीटा ब्लॉकर्स को हम नहीं दे सकते, वहाँ पे हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स देते हैं, जिनमें एपिनेफ्रिन आ जाता है या डिपिवेफ्रिन आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली ड्रग्स जो है वो ज़्यादातर एस्थमेटिक पेशेंट्स में देते हैं। या कुछ कम्बिनेशंस भी हमारे पास हैं, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लेकिन आपने पहले देख लेना है कि कोई एस्थमा की हिस्ट्री ना हो। जब मेडिकल ट्रीटमेंट फ़ेल हो जाता है, अच्छा मैं आपको इनको ना ज़रा मैं इनको अलग कर दूँ कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो ड्रेनेज बढ़ाती है। तो ड्रेनेज कौन कौन सी ड्रग्स बढ़ाती हैं? ड्रेनेज सबसे पहले तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ये ड्रेनेज बढ़ाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मायोटिक्स, ठीक है। अब मायोटिक्स और प्रोस्टाग्लैंडिन ये ड्रेनेज को बढ़ाते हैं, सिक्रीशन को कम कौन करते हैं, प्रोडक्शन को मीन्स के कम कौन करते हैं, उसको हमारे पास कम करते हैं एक तो बीटा ब्लॉकर्स और दूसरा अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। बीटा ब्लॉकर्स और इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। तो ये दोनों हमारे पास सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो ड्रेनेज को कम प्रोस्टाग्लैंडिन, मायोटिक्स, सिक्रीशन बीटा ब्लॉकर्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, और बोथ प्रोडक्शन भी कम कर रहे हैं, ठीक है, और ड्रेनेज भी बढ़ा रहे हैं। तो बोथ फंक्शंस कौन कर रहे हैं? एक हमारे पास है उनके अंदर अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। आप देखो 2 से मीन्स के बाय फंक्शन उनके 2 काम हैं, और दूसरा एड्रीनर्जिक। तो एड्रीनर्जिक जो हमारे पास ड्रग्स हैं, तो जो ए से स्टार्ट हो रही हैं उनके 2 फंक्शंस हैं। तो आप इस तरह इनको याद रख लो, ठीक है। उसके अलावा लेज़र है, लेज़र के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर जो ट्रेबेकुलर मैशवर्क के सेल्स हैं उनका प्रॉब्लम होता है, तो
तो वहाँ पे प्रॉब्लम है तो हम लोग या तो आर्गॉन लेज़र के थ्रू हम लोग ट्रीट करते हैं या सिलेक्टिव लेज़र के थ्रू, ठीक है। ये क्या करती है, जो मैशवर्क इस तरह से पड़ा हुआ है ना ट्रेबेकुलर, ये उसके कुछ पोर्शन को डैमेज कर देती है ताकि वहाँ से इजीली ड्रेनेज हो सके। तो आर्गॉन लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी ये 8 to 10 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर को कम करती है, ठीक है, थ्रू लेज़र। और जो सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी है, इट इज़ वाइडली यूज प्रोसीजर, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और ये सिर्फ सिलेक्टिव मैशवर्क के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये सिर्फ उनको टारगेट करता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ये वाला यूज़ होता है बिकॉज जितना सिलेक्टिव होगा उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग तब करते हैं जब कोई भी और ट्रीटमेंट जो है वो हम ना कर सकें, ठीक है। तो ट्रेबेक्युलेक्टमी ये प्रोसीजर ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ सर्जरी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर आप ये देखो एक्वस ह्यूमर कहाँ पे जाके ड्रेन करता है, ये हमारे पास यहाँ इस एंगल के अंदर आके ड्रेन करता है। अब एंगल में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। जब एंगल में प्रॉब्लम आई है तो ये क्या करता है, ये हम लोग इसका जो है ना डायरेक्ट इसको हम लोग जो है वो डायरेक्ट स्क्लेरा के अंदर ड्रेन करवा देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट स्क्लेरा के अंदर इसको ड्रेन करवा देते हैं। तो ये इसका एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एक फिस्टुला बनाते हैं। वो फिस्टुला क्या करता है, वो बजाय ये एक्वस ह्यूमर इस फ्लैप इस एंगल के अंदर ड्रेन हो, बल्कि वो इसको कहाँ पे ड्रेन करवाते हैं, इनटू सब कंजक्टाइवल एंड सब टेनेंट स्पेस, ठीक है। आपको एक चीज़ तो पता होगी कि कंजक्टाइवा क्या होता है। ये जो पूरी आइज़ है, आइज़ के ऊपर एक यूँ करके एक म्यूकस लेयर होती है, स्क्लेरा के बाहर एक म्यूकस लेयर होती है, उसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं। तो अगर आप इस फिगर के अंदर देखो, यहाँ पे आपको कंजक्टाइवा सिर्फ मैं बताना चाह रही हूँ, वैसे तो इसके अंदर और फाइंडिंग्स हैं। ये पूरी आइज़ को एक म्यूकस लेयर ने कवर किया हुआ है, वो यूँ अंदर से फोल्ड होके आईलिड को भी यूँ करके कवर करती है, ठीक है। उसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं। तो ये स्पेस जो है ना, ये हमारे पास सबसे बाहर आपको पता है ये कॉर्निया, ये स्क्लेरा। कॉर्निया तो सिर्फ इतना सा है, ये स्क्लेरा। तो स्क्लेरा को भी ये सारा यूँ करके इस स्पेस ने यूँ कवर किया हुआ है, और ये बाहर आईलिड्स हैं, ठीक है। और इसके ऊपर यूँ हमारे पास क्या लगे हुए हैं, हेयर्स लगे हुए हैं। तो ये इस कंजक्टाइवा और स्क्लेरा के दरमियान में जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर एक हम फिस्टुला बना देते हैं। वो क्या करती है, वो एक्वस ह्यूमर को इंटीरियर चैम्बर से इस जगह पे जाके ड्रेन करवाती है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर्स हम लोग एंड पे भी डिस्कस करेंगे बिकॉज ये प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने एक चीज़ बस याद रखनी है कि ट्रेबेक्युलोटमी इज़ ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। बिकॉज हर एंगल ग्लूकोमा के अंदर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो हमारे पास ट्रेबेक्युलेक्टमी है, ठीक है। इट इज़ ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो अब मैंने इसका आपको प्रोसीजर बता दिया कि इसके अंदर हमने कहाँ पे एक फिस्टुला बनाना है, ठीक है। अब ये जो ट्रेबेक्युलोटमी विद माइटोमाइसिन सी, ये ज़्यादातर हम तब करते हैं जब ये वाली ट्रेबेक्युलोटमी फेल हो जाए, उस वक्त हम माइटोमाइसिन सी के साथ हम इसको जो है वो करते हैं ताकि स्कार ना बने। एंटी स्कारिंग एजेंट की मौजूदगी में हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कब ज़्यादातर करते हैं, ये एंटी माइटोमाइसिन सी के साथ जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, जब ट्रेबेक्युलेक्टमी जो है वो फेल हो जाए, नॉन कंप्लायंस हो, ये साइड इफ़ेक्ट्स हों, ठीक है, तब ज़्यादातर हम ट्रेबेक्युलोटमी करते हैं। अच्छा, ये दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, एक ट्रेबेक्युलेक्टमी होता है, एक ट्रेबेक्युलोटमी होता है, ठीक है। एक ट्रेबेक्युलोप्लास्टी होता है। तो आपने ये सब प्रोसीजर्स करने, इन सब का मैं डिफरेंस आपको एंड पे बता दूँगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लूकोमा सर्जरी भी कर सकते हैं, बट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज़ ट्रेबेक्युलेक्टमी। तो आपने इस पूरे के अंदर आपने जो इसके सिनेरियो पॉइंट्स हैं वो आपने इसके अंदर एक तो पेनलेस लॉस ऑफ विजन, दूसरा इसके अंदर आपने रेज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर, कपिंग और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। अब ये कुछ तरह के विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होते हैं, इनको आपने याद रखना है, ये भी यूक्यू में आ चुका है।
तो स्कोटोमा होता है जो फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट है, तो वो डिफरेंट जगह पे हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उनके ये नेम दिए हुए हैं, ठीक है। आर्कुएट शेप का हो सकता है, ठीक है, नेज़ल साइड पे हो सकता है, पैरा सेंट्रल हो सकता है। तो ये वाला यूक्यू आ चुका है, इसीलिए आपने ये रियल फील्ड फैक्ट्स करने हैं इसके अंदर, ठीक है।